मार्च 1971 की एक काली रात ढाका के एक छोटे से मकान में एक आदमी अपनी कुर्सी पर झुका हुआ था। उसके सामने एक रेडियो ट्रांसमीटर था और उसके हाथ की उंगलियां तेजी से एक कोडेड मैसेज टाइप कर रही थी। बाहर गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। पाकिस्तानी फौज पूरे शहर को आग में झोंक रही थी। मासूम लोगों की चीखें आसमान को चीर रही थीं। लेकिन इस आदमी की उंगलियां नहीं रुकी। हर एक बीप एक जिंदगी बचाने की कोशिश थी। ये आदमी भारत का जासूस था, रॉ का एजेंट, और उसकी भेजी हर खबर दिल्ली में एक ऐसी मशीन को चला रही थी जो इतिहास बदलने वाली थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने ढाका की सड़कों पर अपना जाल बिछाया, कैसे मुक्ति वाहिनी के लाखों लड़ाकों को एक हथियारबंद फौज में तब्दील किया गया, कैसे भारतीय खुफिया नेटवर्क ने पाकिस्तान की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया, और कैसे सिर्फ 13 दिनों में दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा। ये था रॉ का सबसे बड़ा और सबसे शानदार ऑपरेशन। साल 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो बंगाल का पूर्वी हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान बन गया। लेकिन यह बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये एक ऐसे घाव की शुरुआत थी जो कभी भरने वाला नहीं था। वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया। उनकी बांग्ला भाषा को दबाया गया, उनकी संस्कृति को कुचला गया, उनके नेताओं को जेल में डाला गया और उनके पैसे से वेस्ट पाकिस्तान को सजाया गया। बांग्ला लोगों के दिलों में बगावत की आग सुलगती रही और ये आग 1971 में ज्वालामुखी बन गई। मार्च 1971 में जनरल याहिया खान की पाकिस्तानी फौज ने ईस्ट पाकिस्तान में वो दरिंदगी शुरू की जिसे दुनिया ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जानती है। रात के अंधेरे में टैंक सड़कों पर उतर आए, घरों को आग लगाई गई, महिलाओं की इज्जत लूटी गई, बच्चों को संगीनों पर टांग दिया गया और मासूम लोगों को बिना किसी जुर्म के गोलियों से भून दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों के मुताबिक इस नरसंहार में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों औरतों की बेइज्जती हुई और करोड़ों लोग अपना घर छोड़कर भारत की सरहद की तरफ भागने लगे। दिल्ली में बैठी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने ये खबरें आ रही थीं। उन्होंने तुरंत अपने करीबी आरएनएस चीफ पीएन हक्सर को बुलाया और एक सवाल पूछा, इसका हल क्या है? हक्सर ने कहा कि रॉ को मैदान में उतारना होगा। तब तक रॉ बनी सिर्फ 3 साल पहले ही थी। रॉ के पहले चीफ थे आरएन काव, जिनकी दुनिया में तूती बोलती थी। इंदिरा गांधी ने आरएन काव को बुलाया और साफ शब्दों में कहा, काव साहब, मुझे ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराना है। आप मुझे बताइए कि इसके लिए क्या करना होगा। आरएन काव ने जवाब दिया, मैडम, 3 काम करने होंगे। पहला, पाकिस्तानी फौज की हर हरकत पर नजर रखना। दूसरा, मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को एक असली फौज में तब्दील करना। और तीसरा, दुनिया की राय को अपने पक्ष में करना। इसी पल ऑपरेशन बंगाल की नींव पड़ी और रॉ के जासूसों की एक पूरी फौज ईस्ट पाकिस्तान की सरहदों पर तैनात होने लगी। अप्रैल 1971, कोलकाता के एक सुरक्षित घर में आरएन काव और रॉ के सीनियर ऑफिसर्स एक मेज पर झुके हुए थे। सामने ढाका का नक्शा बिछा था। काव ने अपनी उंगली नक्शे पर रखी और कहा, हमें ईस्ट पाकिस्तान के हर जिले में अपने आदमी चाहिए, हर गली में हमारी आंखें होनी चाहिए। पाकिस्तानी जनरलों की छींक भी हमें पहले पता लगनी चाहिए। रॉ के एजेंट्स ने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो अभूतपूर्व था। मछुआरे, दुकानदार, मदरसे के मुल्ला, रिक्शा वाले, यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी के कुछ सहानुभूति रखने वाले अफसर भी रॉ के लिए काम कर रहे थे। ढाका से जो खबरें आती थीं वो कोलकाता पहुंचतीं और वहां से सीधे दिल्ली में इंदिरा गांधी के टेबल तक, हर दिन, हर घंटे। लेकिन सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं था। रॉ का असली काम था मुक्ति वाहिनी को तैयार करना। मुक्ति वाहिनी यानी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले हजारों नौजवान। इनमें पाकिस्तानी फौज से भागे हुए बंगाली सैनिक थे, इनमें छात्र थे, किसान थे, मजदूर थे। सबके दिल में एक ही आग थी, लेकिन इन लोगों के पास ना हथियार थे, ना ट्रेनिंग, ना संगठन। रॉ ने यह जिम्मेदारी संभाली। भारत की सरहद के पास करीब 600 कैंप खोले गए। इन कैंप्स में रॉ के ट्रेनर्स ने मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को गुरिल्ला युद्ध की हर बारीकी सिखाई। हथियार चलाना, बम बनाना, रात के अंधेरे में दुश्मन को चकमा देना, पुलों को उड़ाना, सप्लाई लाइन काटना। महीने दर महीने ये ट्रेनिंग चलती रही। एक अनघड़ भीड़ धीरे धीरे एक लड़ाकू फौज में बदल रही थी। रॉ के एक सीनियर ऑफिसर जिनका नाम था ब्रिगेडियर उस्मान, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली। वो खुद ट्रेनिंग कैंप्स में जाते, लड़ाकों से मिलते, उनकी हिम्मत बढ़ाते। उन्होंने एक बार कहा था, ये लड़के हथियार लेकर लड़ाई में उतर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें जिताकर वापस घर भेजें। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति।
अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा था। राष्ट्रपति निक्सन और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर खुलेआम पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। उनका मानना था कि पाकिस्तान उनका अहम पार्टनर है और चीन से दोस्ती की राह भी पाकिस्तान के रास्ते ही जाती है। अमेरिका ने भारत को धमकी भी दी। यूएसएस एंटरप्राइज नाम का एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना रास्ता नहीं बदला। उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ एक ऐतिहासिक दोस्ती की संधि पर दस्तखत किए। ये संधि भारत के लिए एक सुरक्षा कवच बन गई और सोवियत यूनियन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ हर प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। शतरंज की ये बिसात इंदिरा गांधी ने पूरी चतुराई से बिछाई थी। उधर ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी अब पाकिस्तानी फौज के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। पुलें उड़ाई जा रही थीं, सप्लाई रूट्स काटे जा रहे थे, पाकिस्तानी फौज के काफिलों पर रात के अंधेरे में हमले हो रहे थे। पाकिस्तानी जनरलों को समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन कहां से आता है और कहां गायब हो जाता है। रॉ की ट्रेनिंग काम कर रही थी। नवंबर 1971 आते आते रॉ के पास एक बेहद अहम इंटेलिजेंस आई। पाकिस्तान की फौज अपने पश्चिमी सीमा पर भी भारत पर हमले की तैयारी कर रही है। उनका मकसद था 2 मोर्चों पर भारत को उलझाकर ईस्ट पाकिस्तान को बचाना। ये खबर इंदिरा गांधी तक पहुंचती है। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया और पूछा, क्या हम तैयार हैं? मानेकशॉ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, जब दुश्मन खुद युद्ध का न्योता दे तो इनकार क्यों? 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अमृतसर, जोधपुर, पठानकोट और अंबाला के हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। ऑपरेशन चंगेज खां के नाम से पाकिस्तान ने युद्ध की पहली गोली चलाई। उसी रात इंदिरा गांधी ने रेडियो पर देश को संबोधित किया और कहा, पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोप दिया है, अब इसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। रॉ की इंटेलिजेंस इतनी सटीक थी कि भारतीय फौज को पता था कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा। ईस्टर्न फ्रंट पर भारतीय फौज ने चारों तरफ से ईस्ट पाकिस्तान को घेरना शुरू किया। लेकिन इस घेरे की सबसे खास बात ये थी कि मुक्ति वाहिनी के लड़ाके भारतीय फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। वो हर उस गली और पगडंडी को जानते थे जहां पाकिस्तानी टैंक नहीं जा सकते थे। रॉ की ट्रेनिंग अब रंग ला रही थी और इस सब के पीछे रॉ की एक और बड़ी चाल काम कर रही थी। ढाका में पाकिस्तानी फौज के बीच रॉ के एजेंट्स ने एक ऐसी अफवाह फैलाई जिसने पाकिस्तानी अफसरों की नींद उड़ा दी। ये अफवाह थी कि भारतीय पैराट्रूपर्स ढाका के ऊपर आसमान से उतरने वाले हैं। पाकिस्तानी जनरल नियाजी को यकीन हो गया कि ढाका चारों तरफ से घिर चुका है। उनका मनोबल टूट गया। उनकी फौज के अफसर एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर चुके थे। इसी दौरान भारतीय फौज की स्पीड देखकर दुनिया दंग रह गई। 3 हफ्ते में भारतीय फौज और मुक्ति वाहिनी ने ईस्ट पाकिस्तान के लगभग हर बड़े शहर पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सप्लाई लाइन पूरी तरह कट चुकी थी। उनके पास न राशन था, न गोला बारूद, न नई फौज, और सबसे बड़ी बात, उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। 16 दिसंबर 1971 की दोपहर ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में दुनिया का इतिहास बदल गया। पाकिस्तानी फौज के कमांडर जनरल नियाजी ने अपनी पूरी वर्दी में आकर भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण के कागजों पर दस्तखत किए। उनके साथ उनके 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने भी घुटने टेक दिए। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था और उसी पल दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। लेकिन दोस्तों, जो बात इतिहास की किताबों में कम लिखी जाती है वो ये है कि ये सरेंडर उतना आसान नहीं था। इसके पीछे रॉ की वो अनगिनत रातें थीं जब जासूस अपनी जान जोखिम में डालकर खबरें इकट्ठा कर रहे थे। वो 600 ट्रेनिंग कैंप्स थे जहां भूखे और थके हुए बंगाली नौजवानों को एक लड़ाकू फौज में तब्दील किया गया। वो इंटेलिजेंस नेटवर्क था जो पाकिस्तानी जनरलों की हर चाल को पहले से ही भांप लेता था। और सबसे बढ़कर वो आर एंड काव की दूरदर्शिता थी जिन्होंने रॉ को एक ऐसे हथियार में बदला जो बारूद से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ता था। एक अनुमान के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन में भारत ने लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों की वापसी सुनिश्चित की। 3 लाख से ज्यादा लोगों के नरसंहार का हिसाब चुकता हुआ और एक पूरे देश को आज़ादी मिली। ये रॉ की सबसे बड़ी जीत थी और ये जीत सिर्फ फौजी ताकत की नहीं बल्कि खुफिया रणनीति, धैर्य और अटूट इरादे की जीत थी। आज जब बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क के तौर पर खड़ा है तो उसकी आज़ादी की कहानी में उन गुमनाम जासूसों का भी हिस्सा है जिनका नाम कभी अखबारों में नहीं छपा,
जो रेडियो ट्रांसमीटर के सामने बैठकर अपनी जान दांव पर लगाते रहे ताकि लाखों लोगों की जिंदगी बच सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।